गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु की संरचना नाम से ही विदित हो रहा है, किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण है ना, और उसकी संरचना के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो ऐसे देखा जाए तो 1400 ईस्वी में एक ऋषि थे, ऋषि कनाड। इन्होंने ये बताया था 1400 ईस्वी में ऋषि कनाड ने बताया था कि कोई भी पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे ये है चौक, है ना। इस चौक को तोड़ेंगे क्या होगा, दो टुकड़े में टूट गई, और तोड़ दिया, टूटती जाएगी टूटती जाएगी। कब तक टूटेगी? जब तक है कि ये बहुत छोटे छोटे कण में टूट सकती है। अब जैसे लिखते समय ये जो कण उड़ रहे हैं, ये सब कण क्या हो गया? पदार्थ का छोटा सा कण हो गया, जिससे मिलकर के इस पदार्थ की रचना हुई है, इस चौक की रचना हुई है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी पदार्थ टुकड़े में टूटा और ये टुकड़ा कण में टूटा। अब इसी कण के बारे में किसने बताया था? ऋषि कनाड ने बताया था। उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म कण से मिलकर के बने हैं। इन कणों को अगर और तोड़ा जाता है तो ये कण टूटते हैं अणु में, और अणु टूटेगा परमाणु में। इस तरीके से हम देखते हैं कि पदार्थ की जो रचना हो रही है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर हो रही है। पदार्थ किसे बोलेंगे? पदार्थ जिसमें द्रव्यमान भी होता है और जो स्थान घेरता है उसको अपन पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ का छोटा कण, अगर हम इस छोटे से कण को तोड़ते हैं तो यह अणु में टूटता है, और अणु को और तोड़ा जाता है तो परमाणु में टूटता है। ये 1400 ईस्वी में कनाड ने बता दिया था, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं था, प्रमाण नहीं था, इसीलिए यह बात यहीं पे स्टॉप हो गई थी। इसके पश्चात 18वीं सदी में जॉन डाल्टन करके एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने ये बताया कि कोई भी पदार्थ किससे बन रहा है? कोई भी पदार्थ बन रहा है परमाणु से, अर्थात पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है परमाणु। तो जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि कोई भी पदार्थ की जो सूक्ष्मतम इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई ये क्या होती है? सूक्ष्मतम इकाई होती है परमाणु। और इस परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात मूलभूत कण कौन सा हो गया? किसी भी पदार्थ का मूलभूत कण हो गया परमाणु। तो 14वीं शताब्दी में ऋषि कनाड के द्वारा इसकी आधारशिला रख दी गई थी, लेकिन उसके बाद 18वीं सदी तक परमाणु के ऊपर कोई भी कार्य नहीं हुआ। इसके बाद जॉन डाल्टन ने 1803 में ये बताया कि पदार्थ की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वह सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है, और परमाणु अविभाज्य है। परमाणु कैसा है? परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो परमाणु की और अणु की परिभाषा क्या होनी चाहिए? परमाणु और अणु, है ना। ये दोनों पदार्थ, ये दोनों शब्दों की का अर्थ समझ लें, इन दोनों की परिभाषा समझ लें।
और दूसरा है परमाणु। अणु किसे कहा जाता है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ये हो गया अणु। अणु मतलब पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अब परमाणु, परमाणु क्या होता है? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो एक बार पुनः दोहरा रही हूं, अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। जबकि परमाणु क्या होता है? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो अब अणु कैसे बनेगा और परमाणु कैसे बनेगा, इसके एक एग्जाम्पल से अपन देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मान लीजिए पानी, सूत्र होता है H2O, है ना? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? ये पूरा एक अणु है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला हुआ पानी का अणु है, ये हाइड्रोजन का अणु है, ये ऑक्सीजन का अणु है। ठीक है। अब इसके परमाणु, यह एक अणु हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना है। यह हाइड्रोजन के ही 2 परमाणुओं से मिलकर बना है और यह ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो अणु और परमाणु में अंतर समझ में आ गया। परमाणु सूक्ष्मतम कण होता है ना? और इसका निर्माण कैसे हो रहा है? कोई अणु कैसे बन रहा है? परमाणुओं के द्वारा। परमाणु को जॉन डाल्टन ने यह बताया था कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। मतलब पदार्थ का मूलभूत कण परमाणु को कहा गया था। कब कहा गया था? 18वीं सदी में जॉन डाल्टन के द्वारा कहा गया था। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन अणु और परमाणु के।
पदार्थ काहे से बन रहा है? अणु से बन रहा है, और अणु बन रहा है परमाणु से। या ये हम बोले कि मूलभूत कण कौन सा हो गया? परमाणु हो गया। अब परमाणु के द्वारा किसी अणु का जो निर्माण होता है वह क्या कहलाता है? जैसे बता दूं मैं, आपने नाम सुना है तत्व और यौगिक, है ना? तत्व किसे कहा जाता है? वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए होते हैं, है ना? जैसे हाइड्रोजन के परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु से अलग होंगे, उसका भार अलग होगा, उसके संरचना अलग होगी। तो किसी तत्व का निर्माण कैसे होता है? तत्व बनता है एक ही प्रकार के तत्व का निर्माण कैसे हो रहा है? तत्व का निर्माण होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं के द्वारा। जैसे हाइड्रोजन का ये एक परमाणु है, इस हाइड्रोजन के परमाणु का परमाणु भार होता है एक। दूसरा एक और हाइड्रोजन का परमाणु लेते हैं और ये दोनों मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन का अणु। ऐसे ही एग्जांपल ले लीजिए ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु से मिलता है। बहुत सारे उदाहरण हैं प्रकृति में। दो परमाणुओं से भी मिलकर बनेगा, एक परमाणु से भी बनता है। जैसे कार्बन का एक अणु एक ही परमाणु के द्वारा निर्मित होता है। क्लोरीन का एक अणु क्लोरीन के दो परमाणुओं के द्वारा बना हुआ होता है। मतलब ये दोनों परमाणु एक समान रचना के हैं और इसका भी परमाणु भार एक है, इसका भी परमाणु भार एक है, और इससे बनने वाला ये अणु, इसका अणु भार क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, इसका भी परमाणु भार 16 है, और इन दोनों से निर्माण हो रहा है ऑक्सीजन के अणु का, जिसका अणु भार होगा 32, क्योंकि यह दो परमाणुओं से मिलकर बन रहा है ना। तो सल्फर, इसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक या दो परमाणुओं से ही मिलकर के बना है। फास्फोरस 4 परमाणुओं से मिलकर के बनता है, सल्फर 8 परमाणुओं से मिलकर के बनता है। तो परमाणु मतलब एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के जब पदार्थ बन रहा है तो हम उसको बोलते हैं, उस अणु को बोलते हैं तत्व। अब यौगिक, जब अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो निर्माण होता है जिस अणु का, उसको कहा जाता है यौगिक। मतलब अगर हम यौगिक की रचना देखें तो उसे हम 2 प्रकार के परमाणु पाएंगे। यदि हम तत्व की रचना देखें तो हमें पता चलता है कि उसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु हैं। अब इसके पहले मैंने आपको यह भी बताया था कि जो परमाणु होते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात परमाणुओं के मिलने के कारण ही अणु का निर्माण हो रहा है, तत्व का निर्माण हो रहा है, उनके मिलने के कारण ही यौगिक का निर्माण होता है। तो अब यौगिक देख लेते हैं। जैसे अभी बताया पानी, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत आयत में पाई जाती है, जिसको पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं, है ना। तो इसमें कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। इस तरीके से इसमें टोटल कितने परमाणु हो गए? 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है। लेकिन 3 परमाणु 2 प्रकार के हैं, कार्बन का परमाणु और
ऑक्सीजन का परमाणु, है ना। वैसे ही पानी भी 3 परमाणुओं से मिलकर के बन रहा है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। उदाहरण दूसरा ले लेते हैं, HCl, हाइड्रोजन का 1 परमाणु, क्लोरीन का 1 परमाणु, तो यह भी 2 परमाणुओं से मिलकर के बन रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई यौगिक केवल 2 परमाणुओं से ही मिलकर के बनेगा, ज्यादा से भी मिलकर बन सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु, टोटल 7 परमाणुओं से मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। तो क्या कहा जा सकता है कि वे पदार्थ जो किसी अणु के निर्माण करने में सहायक होते हैं परमाणु कहला रहे हैं। जॉन डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु ही पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है और किसी भी परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है ना। अब यदि हमको इसका, ये तो हो गया परमाणु का भार पता है। परमाणु का भार अगर हमको पता है तो क्या हम किसी तत्व का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं? जैसे हमें पानी का अणुभार ज्ञात करना है ना। पानी एक अणु हो गया, किसका अणु है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इसका अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे? हमको पता है हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं, तो इसका भार हो गया 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और कितने परमाणु हैं? 1 ही परमाणु है, तो ये हो गया 16, मतलब पानी का कुल परमाणु, पानी का अणुभार कितना आ गया? 18। तो पानी का अणुभार हो गया 18। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकालिए। अगर किसी तत्व का अणुभार ज्ञात करना है तो हमको क्या पता होना चाहिए? परमाणुओं का भार, है ना। परमाणु भार अगर हमको पता है तो हम किसी भी अणु का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। और परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार होता है कि कोई भी पदार्थ हाइड्रोजन या कार्बन का C12 कार्बन से कितना हल्का या भारी है। किसी भी इकाई को बनाने के लिए एक मापदंड रखा जाता है और ये मापदंड इसमें हाइड्रोजन और कार्बन, है ना। तो कोई भी पदार्थ कार्बन से कितने गुना भारी है, कितना हल्का है, यह नाप के आधार पे कहा जाता है कि कोई पदार्थ का परमाणु भार कितना होगा। अब कार्बन, है ना, कार्बन के कितने परमाणु हैं? कार्बन का हमारे पास केवल 1 ही परमाणु है। और कार्बन का परमाणु भार कितना है? कार्बन का परमाणु भार होता है 12। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 परमाणु हैं और इसका भार होता है 16। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 32, तो टोटल भार आ गया 44। कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार क्या हुआ? 44 होगा। तो कोई भी पदार्थ का अणु, पदार्थ किससे मिलकर बना? अणु से, है ना। जो स्वतंत्र अवस्था में रह सक रहा है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और अब ये पानी का अणु हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणु। यहां पे पानी में ऑक्सीजन का केवल 1 परमाणु है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। इसीलिए हम यहाँ पे इसका भार को देख रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, इसलिए परमाणु भार हो गया 16। और यहाँ पे ऑक्सीजन के हमने कितने परमाणु लिए हैं? 2 परमाणु लिए, इसलिए इसका भार हो गया 32। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु भार हो गया 44, अणु भार हो गया 44, है ना, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के अणु से मिलकर के यह बन रहा है। चलिए सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, परमाणुओं की संख्या 2। सल्फर 1 परमाणु है, परमाणु भार होता है इसका 32
ऑक्सीजन 4 परमाणु हैं और परमाणु भार होता है 16। तो ये हो गया 2, 32 और ये सोचो 64। 98 है ना। मतलब क्या हुआ, किसी भी पदार्थ का अगर हमको अणु भार ज्ञात करना है तो हमको उसका परमाणु भार मालूम होना चाहिए, और परमाणु भार सबका निश्चित है जो कार्बन की तुलना जिसमें कि कार्बन की तुलना से हम उसका परमाणु भार ज्ञात कर चुके हैं, है ना। अब अलग अलग तत्वों के मिलने से यौगिक बनते हैं, तो उसमें पदार्थ के परमाणुओं की मात्रा भी अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 1 परमाणु है, यहाँ पे 2 है और इसमें 4 परमाणु है। तो इस तरीके से हम किसी भी पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इसको ज्ञात करने के लिए जो इकाई होती है उसको हम ज्ञात करते हैं AMU में, एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहलाता है? एटॉमिक मास यूनिट। तो किसी भी पदार्थ का परमाणु, उसकी रचना कैसी होती है, किससे मिलके बनता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी परिभाषा पढ़ चुके हैं। क्या होता है? अणु जो स्वतंत्र अवस्था में तो रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। परमाणु ने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और अणु का निर्माण किया है। इस तरीके से किसी भी पदार्थ में अणु और परमाणु की रचना को आप देख सकते हैं, उसके भार को भी ज्ञात किया जा सकता है। अब जैसा जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है ना। तो काफी समय तक तो ये थ्योरी चलती रही, 18वीं सदी तक पूरे समय यही थ्योरी चली कि परमाणु अविभाज्य है। इसके बाद 1911 में एक वैज्ञानिक थे जे थॉमसन, उन्होंने एक प्रयोग किया था। सर जे थॉमसन ने क्या प्रयोग किया कि उन्होंने एक विसर्जन नलिका लिया। ये है विसर्जन नलिका, डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर गैस भरी हुई है। क्या भरा है? गैस। अब ये गैस कोई भी हो सकती है, हाइड्रोजन लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, किसी भी गैस को लिया जा सकता है। ये 2 इलेक्ट्रोड है, ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। ये हो गया सेल। बहुत उच्च विभव का वोल्ट विद्युत हम प्रवाहित करते हैं। तो सर जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने ये किया कि एक विसर्जन नलिका लिया, उस नलिका में गैस को भरा और उसका दाब को कम किया। दाब कहाँ लिखे? 10⁻⁻² से लेकर के 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब तक के इसके अंदर जो गैस थी इनके दाब को कम किया, निर्वात पंप के द्वारा इसके प्रेशर को कम किया, है ना। और उच्च वोल्ट, बहुत उच्च वोल्ट का
विद्युत प्रवाहित किया। तो क्या देखा उन्होंने ये देखा कि ऐसे तो गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं, हमको पता है गैस विद्युत की कुचालक है, लेकिन जब यहाँ पे उच्च वोल्ट की विद्युत प्रवाहित की जाती है और दाब बहुत कम कर दिया जाता है, तो जब दाब बहुत कम हो जाता है तो उस समय ये देखा कि कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकल रही हैं। वे किरणें इस कांच की नलिका से टकरा रही हैं और प्रकाश उत्पन्न कर रही हैं। क्या कर रही है? नलिका से टकरा करके प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और यही प्रकाश को प्रतिदीप्ति कहा जाता है ना, प्रतिदीप्ति। अलग अलग गैस अलग अलग रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर सकती है। तो जे थॉमसन ने क्या काम किया था? उन्होंने एक विसर्जन नलिका लिया था, उस विसर्जन नलिका में गैस भर दिया और उसका दाब को बहुत कम किया। कितना कम किया? लगभग 10⁻⁻² से लेकर 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब को कर दिया और बहुत उच्च वोल्ट की विद्युत प्रवाहित की। तो क्या देखा? कुछ समय के बाद कंटिन्यूअस कुछ किरणें निकल रही हैं और ये किरणें कांच पे टकरा रही हैं और अलग अलग रंग का प्रकाश उत्पन्न कर रही हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं कि अलग अलग रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही हैं। यह प्रयोग किसने किया था? ये प्रयोग किया था जे थॉमसन ने। और इसके बाद ये जो किरणें निकल रही हैं, इन किरणों को नाम दिया गया कैथोड किरणें। क्या नाम दिया गया? कैथोड किरण। ठीक है, ये कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर के बन रही हैं, ये देखा गया कि ये ऋण आवेशित कण है और धन प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है। कौन से प्रकार का कण है? ऋण आवेशित कण है और धन प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है। तो एक वैज्ञानिक थे स्टोनी करके, इन्होंने इस कण का नाम इलेक्ट्रॉन रखा था। इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए क्या किया गया कि जे थॉमसन ने एक विद्युत विसर्जन नलिका लिया और उसमें गैस भर दिया। हम जानते हैं गैस विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन जब दाब बहुत अधिक कर दिया जाता है और दाब अधिक करने के साथ साथ इसमें बहुत उच्च वोल्ट की विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं जो धन प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है, अर्थात वो ऋण आवेशित कणों से मिलकर के बनी हुई होंगी। और इन ऋण आवेशित कणों को स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है जो उसमें उपस्थित गैस, अब गैस से कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना है? जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु अंतिम इकाई थी, लेकिन उससे भी छोटा कण हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि ये देखा गया कि वो कण क्या कर रहा है? कैथोड से निकल करके और धन आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है। तो स्टोनी ने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और ये मान्यता रद्द हो गई कि परमाणु की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। अब क्या हो गया? परमाणु को भी विभाजित किया जा चुका है, किसमें? इलेक्ट्रॉन में। और ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कौन सा कण है? ऋण आवेशित कण है। ऋण आवेशित है ना। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कोई भी पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है, जिसको परमाणु कहा था। बाद में परमाणु को भी तोड़ा गया और परमाणु को तोड़ने से हमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ।
तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसका निर्माण हुआ? कैथोड किरणों का। तो कैथोड किरणों के गुण पढ़ लेते हैं। कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणें जैसा कि हमको पता है ऋण आवेशित है। पहला ऋण आवेशित कण। कौन सा कण? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से बनी हुई होती है। यह है, चूंकि अपन ने देखा था ऋण आवेशित कण धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो रही है, तो क्या बोल सकते हैं कि यह विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र की ओर विक्षेपित होती है। दूसरा, सरल रेखा में गमन करती है। ये जो कैथोड किरणें होती हैं, ये कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। इसके लिए भी एक प्रयोग किया गया। जब कैथोड किरणें निकल रही थी तो उस समय एक अपारदर्शी तख्ते को, धातु को के तख्ते को ला करके रख दिया गया। क्या देखा गया कि वो उसकी छाया बन रही है, मतलब किरणें सीधी रेखा में गमन कर रही हैं और आर पार नहीं जा पा रही हैं। इस तरीके से क्या कहा जा सकता है कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से बनी हुई कण है जो कि सरल रेखा में गमन करती है। इसके बाद विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित हो जाती है ना। फिर इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तीसरा, इन किरणों में गतिज ऊर्जा होती है। अब कैसे पता चलेगा कि इन किरणों में गतिज ऊर्जा है? अगर जहां कैथोड किरणें निकल रही हैं उनके बीच में अगर एक चक्र रख दिया जाए तो वो चक्र घूमने लगता है। फिरकी, जैसे बच्चे लोग उड़ाते हैं ना छोटी छोटी चक्रियां, और ऐसे हवा में लेकर कैसे करने से चक्री घूमने लग जाती है, तो वो पवन ऊर्जा के कारण घूमती है ना। वैसे ही अगर कैथोड किरणों के सामने एक चक्री को ला करके रख दिया जाए तो वो चक्री गोल गोल घूमने लगती है। मतलब क्या हुआ कि इसमें गतिज ऊर्जा है, अर्थात कैथोड किरणें भी पदार्थ से मिलकर के बनी हुई है। किसी पदार्थ से बनी अर्थात इसमें भी भार है, यह भी स्थान घेरती है, तभी तो इसने चक्र को चलाने का काम किया है। चौथा, गैसों को आयनित करने की क्षमता रखती है। गैस को आयनित कर देती है। ये जो कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड किरणें गैस में से, चूंकि अब ये इलेक्ट्रॉन की बनी है ना, तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा अर्थात वो आयन में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। और कैथोड किरणों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका या बोले विशेषता, कैथोड किरणें टंगस्टन धातु से, टंगस्टन धातु से टकरा करके एक्स रे उत्पन्न करती है, एक्स किरण उत्पन्न करती है। और एक्स किरणों का कितना अधिक उपयोग है हम सब जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पैर की हड्डी टूट जाए, शरीर की हड्डी टूट जाए, तो किसके द्वारा पता चलता है हमको? एक्स किरणों के द्वारा एक्सरे कराया जाता है ना। कितने लोगों ने एक्सरे करवाया है? करवाते हो? कभी
किसी की अगर हड्डी टूट जाती है तो एक्स किरणों के द्वारा पता चलता है। अर्थात क्या होता है, एक्स किरणें भेदने का काम करती है, ये बोल सकते हैं, किसी भी वस्तु के आर पार जाने की क्षमता रखती है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि टंगस्टन जैसी धातु में टकरा करके कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। इनमें बहुत पतले चादर को भेदने की भी क्षमता होती है। पतला चादर, किसी धातु की अगर पतली शीट है तो बहुत पतली शीट को भेदने की क्षमता रखती है। ये हो गया कैथोड किरणों के कुछ गुण। तो एक बार पुनः रिवाइज करती हूँ कैथोड किरणों के गुण को। कैथोड किरणें धन प्लेट की ओर आकर्षित हो रही है, अर्थात ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनी है। दूसरा, कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। कैसे बोलेंगे कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन कर रही हैं? कैथोड किरणों के सामने अगर कोई अपारदर्शी वस्तु लाके रख दी जाए, अगर खड्डे का ला दिया, किसी भी चीज की अपारदर्शी वस्तु को ला दे तो उस वस्तु की छाया बनती है, मतलब वह सरल रेखा में गमन कर रही है। और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की ओर विक्षेपित होती है, ये बता चुकी हूँ। इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। गतिज ऊर्जा पाई जाती है क्योंकि यह पदार्थ से बनी हुई है, अर्थात इसमें भी भार भी होता है, स्थान भी घेरती है ना। और इससे कैसे पता चलेगा कि इसमें गतिज ऊर्जा पाई जा रही है? इसके सामने अगर किसी चक्री को लाके रख दिया जाए तो वो गोल गोल घूमने लगती है। तो क्या बोलेंगे कि कैथोड किरणें गैसों को आयनित भी कर सक रही हैं और गतिज ऊर्जा पाई जा रही है। गतिज ऊर्जा के कारण ये चक्र चलने लगता है। गैसों को आयनित कर रही हैं, गैसों को आयनित कर रही हैं, अर्थात किसी भी गैस में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या बच जाएगा? उसके पास धनावेशित कण बचेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो गैसों को आयनित करने का काम भी कर सकती हैं और बहुत पतले चादर को भेदने की क्षमता होती है। बहुत पतले चादर को भेदने की क्षमता होती है और टंगस्टन धातु से टकरा करके कैथोड किरणें एक्स-रे उत्पन्न करती हैं। ये हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट है, वह इसका EM अनुपात। जो इसके भार और आवेश का निर्धारण करता है। EM अनुपात मतलब किसी भी पदार्थ ना बोले, ये बोले कैथोड किरणें जिन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, उन इलेक्ट्रॉनों का आवेश और उसका द्रव्यमान। अगर इसके बारे में पता किया जाए तो क्या पता चला कि एक प्रयोग किया गया और उस प्रयोग से ये सिद्ध हुआ था कि इसमें भी आवेश होता है, ऋण आवेश है, और यह भी भार वाली इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है। अब इसका जो आवेश है वह आवेश कितना है? इसका आवेश होता है 1.76 गुणित 10 की घात 8। ये आवेश इकाई लिखना भूल गए हैं।
इकाई कूलाम प्रति ग्राम। ठीक है, तो यह इसका जब गणना की गई तो ये मान आया था। अब ये बोल सकते हैं कि कोई भी वस्तु, प्रत्येक वस्तु इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनी हुई है और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, यह आवेश जब इसके आधार पर गणना की गई तो ये देखा गया कि इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान था 9.1 इंटू 10⁻29 है ना। इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था 9.1 इंटू 10⁻29 से, और इसके बाद इसकी फिर इकाई ग्राम। ये हो गया इसका द्रव्यमान और इसमें पाया जाने वाला आवेश। आवेश कितना था? 1.602 गुणित 10⁻19। ये इसका आवेश किस में नापेंगे? कूलाम में। कूलाम। तो ये कह सकते हैं कि कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इसका द्रव्यमान अपन निकाल रहे हैं ना, तो ये हाइड्रोजन का 1/1838 इतना गुना भारी है, इतना गुना हल्का है। हाइड्रोजन इससे इतने गुना भारी होता है। अर्थात क्या कहा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का कण है, इसका भार हाइड्रोजन के भार का भी 1/1838 गुना होता है, मतलब बहुत ही हल्का कण है। या अगर हम इसको ग्राम में देखें तो 9.1 इंटू 10⁻29 यह इसका भार हो गया और ये इसका आवेश। थैंक यू।